तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैप एम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवा देंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब बता दिया है और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी बता दिया और उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और मैं इसका क्या करा रही हूँ, डाइल्यूशन, और वो भी क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो कल हमने स्टडी किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आयंस कंसीडर किए थे ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। उसका मैं क्या करवा रही थी, डाइल्यूशन करा रही थी। तो जब मैंने डाइल्यूशन करवाया तो क्या हुआ था, यहाँ पे इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गए थे थोड़े से, और उसकी वजह से आयंस में मूवमेंट हुई थी और ये सपोज बी नेगेटिव थोड़ा सा साइड हो गया, मतलब इसने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज कर लिया। तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से वहां पे कंडक्टेंस हुई थी, या मैं बोल दूं कि कंडक्टेंस वहां पे इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ देखिए मोलर कंडक्टेंस पे क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फिर दोबारा से कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, लेकिन इसको देखिए अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मींस इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले रखा है जो भी, वो क्या हो गया है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड करूंगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में अगर कराऊंगी, तो उसकी कंडक्टेंस पे इस वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मींस वो कंप्लीटली तो डिसोसिएटेड है, पहले से ही वो डिसोसिएट हो चुका है। अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 के 100 का ही डिसोसिएशन हो चुका है, तो डाइल्यूशन कराने से कोई और डिसोसिएशन उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन देखिए डाइल्यूशन करवाने से वो तो होगा, क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस है उनके बीच में क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो मोबिलिटी आयंस की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मोबिलिटी आयंस की क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो नेचुरल सी बात है कैप एम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ और मैं उसका डाइल्यूशन करा रही हूँ, तो डाइल्यूशन की वजह से उसका और डिसोसिएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड ही है। बस होगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में डिक्रीज हो जाएगा, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आयंस की, और उसकी वजह से कैप एम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसी फैक्टर को ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया था। किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम पढ़ते हैं, हायर लेवल पे भी इसको बहुत स्टडी किया जाता है। इट इज Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। Debye-Huckel-Onsager ने क्या किया था, इन्होंने ग्राफिकली रिलेट किया किसको, कैप एम, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि हम मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस पे पढ़ रहे हैं, क्या इफेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिया रूट सी। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि जब हम डाइल्यूशन करा रहे हैं, मींस एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस देन द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसको मतलब एक और नाम भी वहां पे दिया गया है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसके ऊपर जो कंडक्टिविटी हम स्टडी कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी, हम जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्टडी करते हैं, उसको और क्या नाम दे दिया जाता है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। उसको एक नाम ये भी दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए आप क्या होती है, कैप एम जीरो कंसंट्रेशन, मतलब कि कैप एम जीरो। एक और नाम भी इसको दे रखा है विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है ये, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी वही सेम है। और क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कैप एम इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया कैप एम और कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के बीच में। अब आप अच्छी तरह इसको समझिए कि यहाँ पे जब डाइल्यूशन होता जा रहा है, जैसे जैसे डाइल्यूशन होता जा रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे होगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा तो डाइल्यूशन के साथ साथ कंसंट्रेशन भी क्या होगी, घटती जाएगी। मीन्स मान लीजिए पहले कंसंट्रेशन यहाँ है, उसके बाद कम होगी इधर 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 इस तरह से, और इस पॉइंट के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, जीरो है। और इसी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब तो यही था ना कि जीरो कंसंट्रेशन हो। इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे कैप एम की वैल्यू चाहिए, और उस वैल्यू को मैं क्या बोल पाऊंगी, कैप एम नोट। ठीक है, क्या होगा वो, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने पहले कोई कंसंट्रेशन ली,
उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर उन्होंने कैप एम की वैल्यू को फाइंड किया, ठीक है, और उस पर उनको जो वैल्यू मिली उन्होंने ऐसे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, डॉट लगा दी यहाँ पे। फिर क्या किया, फिर कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, और जब कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो उनको ऐसे वैल्यू मिली, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रही और उनको इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर डॉट्स वो क्या करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, ये डॉट्स क्या है, वैल्यूज है। तो इसको जब उन्होंने इस तरह से मिलाया, सभी डॉट्स को जब उन्होंने मिलाया था तो उनको क्या मिली, यहाँ पे उनको एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्या किया, कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ली, उस पर उन्होंने वैल्यू फाइंड की कैप एम की, सपोज ये वैल्यू मिली, उसके बाद कंसंट्रेशन कम की, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली घटेगी, तो इस साइड में ना कम की तो उससे मोलर कंडक्टिविटी इधर मिली, फिर इधर इधर, इस तरीके से वैल्यू मिलती गई। और जब उन्होंने आगे देखा तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन क्या है, 0 है, तो इसी पॉइंट के ऊपर ये जो उनको कैप एम मिला है वो क्या होगा, कैप एम नोट, यानी यही क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है 0 कंसंट्रेशन पे, जिसको मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का नाम भी दे रखा है, ठीक है, ये उनको मिला। दूसरा क्या है, अब उन्होंने यहाँ पे इधर जो मैंने लिखा है डिबाय-हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इधर से एक इक्वेशन भी डिफाइन कर दी। किस तरह से इक्वेशन डिफाइन की उन्होंने, देखिए यहाँ पे उनको एक स्ट्रेट लाइन मिली है, तो आप लोग मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैथमेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं आप लोग, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्टडी करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, x का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, c का मतलब c क्या होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, और m का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो इसके बेस पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन दी, एक डिबाय-हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन जिसको बोला गया, आप लोगों की बुक्स में भी गिवन है, क्या है वो इक्वेशन, कैप एम इज इक्वल टू नेगेटिव, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये क्या है, देखिए इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए y पे उन्होंने क्या ले रखा है, उन्होंने ले रखा है कैप एम, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, तो लिख दी कैप एम इक्वल टू एम एक्स। अब इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, स्लोप इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव, ए का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना स्लोप की, तो वो मैंने कोई भी कांस्टेंट ले लिया, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू होगी, एम एक्स, एक्स पे देखिए क्या है, रूट सी प्लस ये देखिए यहाँ मुझे वैल्यू मिली कैप एम नोट एंड कैप एम नोट। कुछ बुक्स में यहाँ पे कैप एम इनफाइनाइट इन्फिनिटी भी दिखा दिया जाता है, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैप एम इज इक्वल टू कैप एम नोट माइनस ए रूट सी, दोनों एक ही बात है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये वाला केस उन्होंने स्टडी किया और इस तरह से क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, केस सेकंड मेरे पास में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या पढ़ा है हमने, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या होते हैं, विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, मीन्स अगर मैंने उनके 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 10 का ही डिसोसिएशन हो, ठीक है, या 20 का हो जाए, लेकिन कंप्लीटली वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, वही तो क्या होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब क्या कराया जाएगा, डाइल्यूशन कराया जाएगा। तो डाइल्यूशन मीन्स मैं उसके अंदर वाटर ऐड करूंगी और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, वाटर का ही होता है। तो उसको ऐड करने की वजह से जो सब्सटेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका क्या होगा, उसका और डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे डिसोसिएशन होगा उसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, बढ़ेगी, फर्स्ट रीजन। सेकेंड, अब इसमें भी डिसोसिएशन पहले भी हुआ है, चाहे थोड़ा ही हुआ है लेकिन हो तो चुका है डिसोसिएशन थोड़ा बहुत, तो वाटर जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं और डिसोसिएशन होने के साथ साथ इसके अंदर भी ये सब हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले से आयंस प्रेजेंट है उनके बीच में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज होने के साथ साथ जो आयंस है उनकी मोबिलिटी क्या हो रही है, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या देखा, कंडक्टेंस, यहाँ कंडक्टेंस देखिए मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस है वो बढ़ तो यहाँ पे भी रही है, लेकिन बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा अमाउंट में आप बोल सकते हैं यहाँ पे बढ़ रही है। क्या रीजन है, देखो दो फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो सिर्फ एक यही वाला फैक्टर था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो और डिसोसिएशन भी होगा वाटर को ऐड करने से।
तो जो कंडक्टेंस है कैप जो है बहुत ज़्यादा स्पीडली या बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया, देखिए किस तरह से, कैप एम कंसंट्रेशन, और इसका जो ग्राफ है वो ऐसा मिला, मतलब स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी उस पे कैप एम की वैल्यू ये मिली, फिर ये धीरे धीरे वो क्या हुआ, वो बढ़ती गई और वो एकदम से इस तरह से बढ़ गई। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस था, ध्यान दीजिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, ठीक है। अभी जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस पढ़ा उसमें क्या था, कैप एम रूट सी, लेकिन वो मुझे कुछ इस टाइप का मिला था, स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन वो यहाँ पे जाके क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर दिया था उसने, ठीक है। लेकिन अभी ये हमें क्या पता कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी जाके, अब ये तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है और ये लाइन ऐसे है, तो हम नहीं पता लगा पाएंगे कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा। तो ग्राफिकली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये स्टडी नहीं कर सकते कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कंसंट्रेशन घटती जाएगी। तो ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम बहुत इजीली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना ग्राफिकली बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह की कंडीशन अराइज होगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एक स्पेशल लॉ हम स्टडी करते हैं, दैट इज द कोलार्ड्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमेशा हर टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी साथ में बोलूंगी कि बहुत ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजीली आपको फटाफट से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो कोलार्ड्स लॉ क्या करेगा, इस फैक्टर को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम कोलार्ड्स लॉ को ही स्टडी करेंगे। तब तक आप इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।